अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो बेटे आ रही है। वो मेरा मोबाइल खराब हो गया है, पता नहीं कि अच्छा क्या अच्छा। हुआ, अनलॉक हो गया, सही नहीं हो रहा। तो अब आवाज आपकी तो मुझे आ गई है, लेकिन ठीक है। इसमें आईडी वगैरह तो मैंने डाली नहीं थी। वो आईडी जो है वो मैं तो अपना जो होता है ना, उसको क्लिक करता हूँ ना जी उधर जी। से, उसमें तो आ जाता है। तो इसको क्लिकिंग हो ही नहीं रही थी, तो मैंने फिर उसको करके गूगल के थ्रू ओपन तो किया है। जी तो जी। ये आई हुई है आपकी स्लाइडें, तो आई हुई हैं। तो ठीक अब है। मैं क्या करूँ ये बताओ मुझे अब प्लीज। अब अंकल आप एक काम करें, आप अपनी थोड़ी सी ना स्क्रीन को ना नीचे करें, आपका फेस नजर नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा सा कैमरा अच्छा, नीचे करें, हाँ जी, आपका फेस नहीं आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, चलेगा, ये फेस तो नजर आ गई है। जी जी अब आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं ठीक है। स्टार्ट कर दूं फिर। अब किसी और का भी आ रहा है किसी और का नहीं आना चाहिए। जी, आपके साथ हाँ जो जी, है उन्हें कहें थोड़ा सा साइड पे हो जाए। जी ठीक है। नहीं अंकल, मैं अब अभी आपका। अब फोन करो, दूसरे फोन में सिम डाल के तो चेक करने लगे हैं, क्योंकि वो उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा कोई तो बात आप नहीं। फोन करो। अच्छा अंकल, मैं आपको बता रही थी कि अभी मैं स्टार्ट करूंगी और फिर आपका इंट्रोडक्शन करके आपको इनवाइट करूंगी, फिर आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, नहीं, एक बात है कि ये देखे ना, एक मिनट आप आपने मुझे ये जो है ना वो जो लिंक भेजा है, जी जी। तो वो लिंक जो है वो उसके थ्रू तो वो ओपन क्यों नहीं हुआ, ये वजह क्या है इसकी? ओपन हो गया, कोई बात नहीं। मगर अभी आप आ गए हैं, ओपन हो गया हुआ है। अब मैं स्टार्ट करूंगी 11 o'clock, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन दूंगी, आपको इनवाइट चलो वो करूंगी, तो फिर ठीक आप है। स्टार्ट अच्छा, करेंगे। होम आई हैव टू एड्रेस, मैंने किसको, स्टूडेंट्स को करना है, टीचर्स को करना है, ये स्टूडेंट्स सामने भी हैं, इंटरेक्टिव फैकल्टी भी जल्दी हैं, ऑडियंस। और भी लोग हैं। और ये ओपन टू, ये सब ऑडियंस के लिए ओपन है। इसमें स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे, फैकल्टी भी ज्वाइन करेगी, और भी मैं लोग जनरल ज्वाइन। बात कर रहा हूँ, ऑनरेबल ऑडियंस कर दूंगा बस। जी। ठीक, चलो।
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आई थिंक हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट 11 and we're Whether going to speak start the session. Urdu, English, both are bilingual or uh, So it's totally up to you. आप bilingual जा सकते हैं. It's totally up to you. आप जैसे comfortable हैं आप वैसे कर सकते okay, I have zero in English. Wherever it is needed, I may turn to Urdu also. हैं. Okay, so अंकल अब हम इस सेशन को start करने लगे हैं. So you are going to change the slides, right? First, I will give introduction, and after Okay. that, we will start the slideshow. Yeah. Okay. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are well and staying safe at your home from this COVID-19 pandemic. Well, COVID-19 undoubtedly has created a lot of issues, lot of problems all around the globe. Everything has been affected, such as our economy, our businesses, supply chain, and many others. Even it has affected daily lives as well, such as we are working from home, we are getting education at home, we are doing online shopping. So everything basically has changed. Now, it is definitely difficult for everybody to adapt to these changes because COVID-19 was something very new to us. And जब ये सारी changes हुई, so it becomes very difficult for everybody to इन changes के हिसाब से अपने आप को adopt करना, अपने आप को adapt करना. But now, when everything has been done, lockdown है, everybody is sitting at home. आपको पता है कि Pakistani economy was not doing that well even before pandemic. We had mild recession due to different policies of Punjab government as well as State Bank of Pakistan. And then comes COVID-19, and this condition further worsened and we further deteriorated. Our economy is suffering, our local businesses are suffering. So now our question arises that what would be the future of Pakistan now? I mean, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होने वाला है? COVID-19 कब तक चलेगा, कब तक ये वायरस रहेगा और उसके बाद after this हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? What would be the future? What our local businesses would do? What would they do when when they have to deal with such sort of pandemic, when they have to revive their businesses in such sort of situation? Moreover, what about SMEs, small and medium enterprises? Basically, small and medium enterprises are backbone of any economy. हमारे पाकिस्तान का 70% businesses जो हैं वो small and medium enterprises हैं. तो ये बहुत ज़्यादा important है कि हम इस चीज़ को study करें कि small and medium enterprises के ऊपर क्या impact आया है COVID-19 का और वो कैसे अपने आप को revive कर सकते हैं या उनका future क्या होगा after this COVID-19 pandemic will be controlled और ये कभी control होगा भी कि नहीं. So there are a lot of questions जो कि हम रोज सोचते हैं और रोज जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान का या क्या होने वाला है दुनिया का. So to answer all these questions, we have an excellent resource and a highly skilled researcher who has almost 40 years of teaching experience and research experience nationally and internationally. He has published more than 100 articles and more than 20 books on national issues. He's a professor and a deep researcher who has a key eye on these issues. He is a think tank who has been analyzing all these issues lately, and he has been researching on these issues. He has been researching on local businesses, and today he will be sharing his point of view with us that how our economy will be revived after this pandemic COVID-19 will over, or what's going on nowadays. So I'm very welcome Professor Dr. Mohammad Rafiq Khan to start the session. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Dr. साहब कैसे हैं आप? दुआएं आपकी. I'm fine. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो I would like to really thank you for giving us your precious time. आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला और हमारा ये बहुत important topic है कि COVID-19 के क्या impact हैं इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर आप अपना point of view हमारे साथ share करें. That's fine. I'm thankful to you for giving this honor. Thank you, sir. So, sir, please हम session start करते हैं. जी सर, फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि
क्या होगा you wish that I should start lecturing now? Yes, sir. Yes. Honorable audience, it is Dr. Rafiq Khan from Lahore School of Economics, Professor of Environmental Sciences over there. So here I am, and I'm feeling much honored that I've been invited in such a nice way to give a lecture on post-corona economic recovery in Pakistan. So please, next slide. Next slide, please, Nayab. Hello? Yes, please. Now, as it is normal that whenever you have to discuss a problem, or it's a type of say, diagrams, if you draw that is cause, effect, and measure. So you have to cover all these things under these three heads. So that's why here I have to go through the background of this corona pandemic. So what is its impact and what are its indicators? Unfortunately, no one yet knows all over the world whether it's the USA or it is China or it is everywhere. The situation is that no one understands what particularly it is, what is morphology, what actually are the remedies, because it is something new for the people all over the world. So the problem is that no indicators have been yet fixed clearly. These are only the symptoms which are guiding principles, and these may be your ordinary, you fall, say, get to in the cold atmosphere, particularly in the cold season, you get exposed, you get pneumonia or other all such things. Now, all these things are being confused all over the world, whether it is a special uh, pandemic virus or not, that is going on. So there are certain measures which have been suggested to combat it, say personal, like this, that you put the mask, like keep a distance, wash your hands, use infectants, etc. These are the measures. And then the social, keep a social distance, don't hold the meetings, etc. Psychological, that you have to prepare the whole nation or your family or humanity in general for to combat this the pandemic caused by COVID-19. The the major problem is that psychologically it has damaged almost whole of the globe, and particularly the developing countries where there is some lack of knowledge. Even I think, in my opinion, there is no difference now. Even those countries who are more advanced technologically, they are suffering more than the developing countries which are, which even do not know the ABC of certain things. Then there are the medical things, like what you have to take. There are different opinions. Some people are advocating for turning to the old naturopathic medicines, herbs, etc., and the condiments as the people have been using, and they are definitely of certain value. It has proved in the past, and these are being recommended vastly in the country also. Even specialized doctors have been coming, I have seen, encountered, but just like Sina Gazette, that through the YouTube they appear and they are giving lectures on it. So there are different medical measures. So next slide, please. Next slide, please. Yeah. No, now lockdown has been used as the major instrument. Now decisions have been taken at the global level. Different countries have taken this decision, lockdown. Decision at the national level has been taken that there should be lockdown. And I don't think that I have to explain what is a lockdown up till now. So this is the almost translation into the stopping of all the activity. Then there are the debates for the should have been done the lockdown, as some certain countries have not done it. Whether it was advisable to do this tactics or this tool in Pakistan or not, that is yet controversial. So let us see that we will think about it when we will go into the measures. Now, then there are against the motion, the major
the argument that is being given is the shattering of the economies, sinking of the economies, and unemployment, poverty. All these are the final translations of this pandemic and the lockdown. Then appropriate decisions on the basis of a condition and environment of a nation are required. Uh, my point of view, being an environmentalist, is, and also the economist. I am not only a technologist, but also a techno-economist. I worked in economics extensively, and my point of view is that appropriate decision is that which makes the appropriate choices of techniques in order to combat a problem, in order to produce something, in order to overcome certain problems. These things are taken into appropriate conditions. For example, take USA, it's a cold country. There it has damaged extensively. More than 1 lakh people have died over there. They say it is corona, but my point of view is different because I worked in microbiology and have got some idea of the biology also. The thing is that this may be confused with other more than 200 viruses which come across in these seasons, in these changing weathers, and many people die out of it. Many people who are old age and they might be having certain type of pneumonia or other kind of suffering, and they may pass away. So my point of view is that it has not been clearly distinguished. Whatever it comes, whosoever dies, you say that it is due to corona. So I strongly disagree with it. Of course, there may be certain cases of corona, but no vaccine has been standardized, no tests have been standardized all over the world. This is the problem. Even in the most advanced countries, why should take Pakistan it as a criterion that if the say USA or UK or European countries they have done it, why not? Why shouldn't we not follow them? So the question of following is actually the major problem. You have to plan at your own level under the conditions and environment in which you are, whether there should be lockdown or not. So if you have taken it and you have gone for 3 or 4 months, then it has affected the economy badly. The problem is that we are already encountering a negative growth rate of minus 1.5. So if it is going to like that, and our planning that we will target about 2% in say 21, so that has been actually on the way, it has been paralyzed, right? So this is, I mean, the decisions should be different from different countries. It should vary from country to country. It should be, if it is in USA, Pakistan has got, as compared to USA, little percentage which have died, as claimed by our medical people. But there could be, there are certain dangers along with that. For example, you take the case of, say, say penicillin. There is 1% out of 500 dies, but 499 people also are benefited. And that's why its injection has been taken continuously throughout the history. So next slide, please. So it is socio-economical translation of these lockdowns. First, social impact is the psychological. So whosoever has heard about it, he thinks that corona has come, he is feeling an extreme, say, care, nothing to talk to people and social distance and all these things. Many people have become the psychological patients. This is a very, very critical point that I'm going to highlight. Then is the question of religious matters. You can't say you want to go to Hajj over there. That is lockdown. You can't even go to mosque. You have to keep a certain distance, right? So this is say un-Islamic that way. It is in Islam. It was not recommended, right? But so you can interpret it in certain ways, and you may become acclimatized to this new demand which is from the government. And unfortunately, we have to obey the government.
whatever the laws are there, we have to obey. Whatever the rules are there, we have to obey. So even I, who is differing, here before you, I can't say that if I am without a mask, I am out of this my home and I am taken up by the police and put in the hospital forcibly. So this is how the things are going on. Now, the problem is that this needed a very, very careful, consideration. Just seeing about the others that they have locked down and we should also lock down. It was not it. So drastic reduction. So these are the translation in household. People are coming. We are knocking the doors. We are poor. We have got no no earning these days. No labor. So if these things are there, दिहाड़ीदार लोगों के लिए you will see कि वो कैसे होगा, इस काबिल होंगे कि वो इसको, फिर ये है कि हम we will compensate, we will help the people. And if you just see the news on the I don't know whether this is right or wrong, but major complaints are that out of say hundreds of people, say one person may be saying that I have got 12,000 rupees as an aid from the government. Whosoever is asked, he says no, nothing, nothing, nothing. If it is all nothing, and the same people are otherwise, they are crying that we are not getting the aid. So yes, this, that, all these are going on. So the households are in problem. They are not even in a position to make both ends meet. Then income has fallen down. Economic impact, global economies and national economics, we have to little see. So the next slide, please. So what has happened impact on the global economics? Manufacturing industries and production, banning of air travel at the national and international levels and other means of transport, railways, and all these things have happened, right? They are blocking of the people. So whosoever has come, say some people, they came on visit in say Pakistan, they are stuck over there. They are not in a position to go back in time. We are still waiting when this lockdown will be lifted, when the airlines will be available. So all these are the translations of this. So lack of work of the public sector, even the offices, which are government offices, administrative offices, are not operating, to the desired requirement. So if it is like that, the things are, you can say the people and the state have been affected badly. Next slide, please. So I like this analysis of the BBC about the coronavirus, a visual guide to the economic impact. Number one, it has the spread has left businesses around the world counting the costs. Just now, even big firms are counting the costs. What will happen? What will happen to us? Global stock and shares, big shifts in the stock markets are there, and that is being affecting many things for people who are having shares, pensioners, and all those who are relying on this mean of earning. Next, please. Now, the crash of oil prices that is before us, the demand for all that has dried up. लॉकडाउन की वजह से सारी डिमांड ऑयल की खत्म हो गई, तो प्राइसेस जो हैं वो यूरोप में, हम वक्ती तौर पर चलें कुछ फायदा हो गया, इधर जो है वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस थी, so we were rather some people were very glad also that prices have come down, but non-availability of the oil is encountered everywhere. पेट्रोल ही गायब हो गया, तो साथ वो यानी प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम क्रॉप अप हो गया. So in the United States, the prices of barrel of West Texas like WTI, they have also turned negative first time. Risk of recession at the International Monetary Fund,
The Monetary Fund has announced that there will be 3% at least, though I am not for the IMF, and I'm not for the World Bank and all these things which are which are our controls. But still, we have to take their calculations at the global level. They have said that there will be and global economy will have a shrinkage by 3%. Next, please. Classes online, the major difficulty comes when there is a question of evaluation. How you will be able to evaluate quizzes, but side by side, an industry that is like Zoom and others, they have flourished. This is a positive outcome for them. A new, and then for the old people that they can even teach from home. And there may be cultural difference now before Corona and after Corona. Next slide, please. So, economic impact. The travel industry has been badly damaged with airlines cutting flights and customers canceling their businesses, particularly the tourist industry. I just read a case on the Yahoo Stories, that a person who was in Hawaii, in America, who was uh, having some job with some tourist setup. So she said that I'm not going and we are encountering difficulties. The number of flights we used to be 300 per day to Hawaii, now it is only 3. So what a big fall. Those people who are relying, who are dependent on only the tourist industry, what will be their fate? Next, please. So there are some visible effects. Many countries and world capitals have been put under strict lockdowns. Major industrial production chains have been brought to a halt. So even many factories have stopped working. They have relieved the workers. And if they have relieved the workers, this means that those workers will be having no job, no money, and even uh, I remember certain people who are basically industrialists, but they say that we are not working, we are sitting home. I owe you this money, I can't pay just now. So they are not even paying their dues by saying that they are sitting at home. So next, please. Now, there is a positive aspect also. Due to this industry, the stoppage of industries, less pollution, and that's why you will be, there are encountering certain places, less, you can say, radiations, emissions from the industrial setups, and as a result of that, the pollution has fallen down. So there are certain examples like given USA, it is 30 million people, and about they have got about 1 lakh, more than 1 lakh deaths, and about 2 million, more than 2 million people have rather been discovered as corona cases. But I don't agree that they may not be only corona cases, they may be even the cases due to the illnesses, other illnesses, maybe chronic or maybe congenital or maybe, you can say due to other viruses, because still the tests have been not standardized, vaccine has been not developed, and it is not essential because basically it is immunity which matters. If your immune system is okay, and I think the immune system is best of the people like Pakistan, India, so you will see that less people have, even there is everything, like the hunger and poverty is there in India, but the cases are less. So this clearly proves that everyone who has to do it. So there is the in People's Republic of China, their industries uh, have rather are going down, no purchases,
from the people, no orders, no visits to the showrooms, to the cars, that stuff. So this is how it has happened. Next, please. Yes, please. Next. So particularly, let us see what is the, now we are coming to the central theme of the lecture. So that is, what is the impact of lockdown on Pakistan economy? The state of Pakistan before lockdown, periods of economic growth. We have got 1947 to 1960. Then there are the, this was, the period was, this in this period, I think it is the best period encountered in the history of Pakistan, in which there was rationally, there was progress, there was the industrial development, and there was the development of the mercantile capital. Because at that time we were highly patriotic, and we were concerned about the development of this country, which we got, uh, you know, at that time, at the cost of many sacrifices. So that is why that was this period is characterized by two important aspects. One is, that is the import substitution policy. It was decided we have to rely on our local agriculture, and secondly, many agricultural products were exported, particularly when there was a Korean Wars. There were lot many purchases by Korean warriors over there, and Pakistan developed its mercantile capital, which ultimately translated into the, the industrial development, and textile industry was the major outcome, major gift of God to us, and it worked very well. And that was the import substitution policy. At that time, we had decided that we are not going to import anything. We will try to make everything over here, and uh, side by side, we will protect our industry. The industry was given a lot of protection. So manufacturing sector started developing, and with that we come to the Ayub's period. Then it started very well also, although the country had a lot of debt, at the cost of which we developed our industrial sector. And then we come to, say, there's a period of, say, Bhutto, characterized by nationalization, then that of Ziaul Haq, which was characterized by the Islamization, and then the people, Nawaz Sharif, and the Benazir coming, going, and ultimately Pervez Musharraf, from 2000 to 2007. So the problem is that there are the certain sectors which are highly neglected. Even in Pervez Musharraf's period, there was no creation of, electricity. No more plants were there, and then came the long period of Nawaz Sharif, and now it is Imran Khan. So if we just compare them, all these periods, the top पे the period जो था वो क्या है, वो था जो कि हमारा पाकिस्तान बना था, तो उससे लेकर 60 तक, 1947 to 1960. इसके अलावा बाकी सब में कभी फॉल, कभी राइज, कभी फॉल, नेशनलाइजेशन हुई, उसके साथ मजदूरों ने कहा जी हमने तो काम नहीं करना, हमने क्या दिया, हम तो मालिक हैं, हम तो वो है ही नहीं, इन्होंने स्टॉप करना शुरू कर दिया. So if we just go it like this, and we have got we are out of the developing countries, our economies, and our per capita is 1188, and inflation rate is very high, that is 11.2%. Growth, if it is concerned, it is negative growth rate at the moment, minus 1.5. It was about 3.3% in 1918, and it was 5% in 1918 and 1919, 3.3% and 1.5% now, minus 1.5. The target was to raise it to the 2% in 2021. Now, if you just see that this is the way the things are moving, we are do not have a good picture. Next, please. So, expected state of economy after the lockdown. Now, it is the deterioration in all sectors of economy.
Now, let me be frank. It's very difficult to speak the truth. And I have passed this, rather throughout my career, I have decided that I shall speak the truth, whatever may be. Ultimate aim is that my progress is to the next jumping is hindered. So that's I don't bother. But I did this thing in a case. I mean that it is not the matter of post-corona. It is the matter of remodeling of the whole economy. If we just see that it is what was the situation before the corona. Before corona, it is not a very attractive situation which I just presented. Negative growth of minus 1.5, though I do not believe in say negative growth or GDP or all these things, because I have seen the countries which are more rather prosperous with low GDPs and low, you can say, per capita income. But still, these are the indicators, and we have to rely on them temporarily or permanently. So that is, I just want to narrate a case that I presented in 2008 in a conference organized by the International Islamic University in Islamabad by the economics department. And I was just sitting and reading the junk paper, and there came an decision, the Pakistan is in trouble. These are the whatever experts where they are. Basically, I am not an economist, because basically I am a chemist, and then ultimately, of course, I have done MBA also. All these things are there. In spite of that, I just felt that who will care about it. And the first opinion was that my first opinion about myself was that who will care about my paper. Maybe that is the question of economists to answer. So, but later I had a brainstorming and started that I would like to write a paper just seeing that what are the problems and what are the measures to combat them. Unfortunately, these days, whether it is economics, whether it is the social sciences are after one thing, that and they depend upon the models. Now there is a diagram I started in the very beginning, that the cause, effect, and measure. Unfortunately, most of these social science projects which are being carried out, they take you to the effect. They tell you that so much is the poverty, but we have to see that if we are going to assess the poverty also, and so many experts all over the world are in calculation of poverty, which can be done by simple inspection. Whatsoever comes before you, you can do it by inspection. And our Hindu lalas were very good at assessing, and they are good businessmen even now. They are depending upon their own intuitive judgment, not on the basis of these calculations, because these calculations demand under the cover of the international agencies. You go and I just wrote the paper, and that paper, 81 papers were received. Out of it, 21 were picked up, and that paper was very much there. And they upgraded its status over there also. They put in the first session. There were two economists with me, Parvez Tahir and Akshar Zaman, and third was my paper, and it was presided over by Sartaj Aziz. But the things I put as solutions were not actually acceptable to the people, even sitting in the chair. So he talked about, gave comments on when I finished the paper, and he came down and told me, you made good points. But on the other hand, he talked about the papers which are put by the economists, but there were so much realistic solutions that were presented in our paper at that time, that many people, many young scientists, when I just got on the stage, came running to me and they shook hands with me. That these are the real solutions which we have presented. And these real solutions were, in one word, you can say in one sentence, stabilization of Pakistan economy demands a hit at the root and sacrifices at the top.
So let us have analyze further situation on the basis of this. So next slide, please. So next slide, please. So we have got the prospects of help by SMEs conducted in Lahore School of Economics. So let me first tell you about something about the past history. What are the sacrifices at the top? Unfortunately, there was a large number of ministries at the time in 2008. So my first point was that why to waste money? There is ministry, only political parties do it for the making of the they offer a ministership to some party and create a ministry for them. When there are only 50 departments in USA, why should be there 80 departments in Pakistan? At the moment, I think Imran Khan has done one thing that told you that 25 to 30 ministries are there. So why do have so many ministries? And then coming to the provincial level, after the 18th Amendment, there is no money left with the federal. Most of the money goes to the provinces. So this was actually the problem which was created, another problem that was created. And how many ministries you demand for more provinces, more ministries, and more setups, administrative setups, and you don't have you how can you survive with so many multiplications of these institutions? Then there are the certain things which you have to take into consideration. Let me take the case of the Punjab University. There are the departments. This is the Department of Public Administration. This is the Department of Business Administration. This is the Department of, say, uh, another type of education. So there are so many departments which can be under simple one roof, and they are teaching the same type of, you can say, disciplines. So this is how where you can ये सीजर इफ यू वांट टू ये कैंची लगाएंगे उनको रीऑर्गेनाइज करें मिनिमम सेटअप के साथ मैक्सिमम काम करें वैसे मैन पावर प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट खोलेंगे हेल्थ वालों को एक सेक्शन दे दे give them a section you do it go on reducing and then most of the conferences which are held in all the fields in the country the problem is that these conferences are always conclude in nothing. No constructive, you can say, solution comes from the conferences, and crores of rupees are spent on them. Then the projects, research projects are being conducted. So much wastage of capital, so much wastage of manpower, and the result is nothing, So only thing I would like to say that whatsoever is there will be developing or developed countries, whatsoever work is being conducted as a research work, that must translate in the benefit of the country and the research must be target oriented. If it is not solving the problems, simply using higher techniques and getting, say, impact factor, high impact factor journals, we have got published this, we have published this, those publications do not mean anything to us. If somebody says, I have done 800 papers and all are basically said, my question will be, what problem you have solved? So this is actually the problem where, so these are sacrifices at the top of, say, agriculture reforms. Everyone knows how the agriculture reforms were done. No genuine agriculture reform. These are sacrifices at the top. And hit at the root, that is adoption of even the traditional technologies which we have left in the past. SMEs, there is a lot of discrimination against them. And now the situation is even the manufacturing sector is being paralyzed due to lack of electricity and lack of energy, how to run these manufacturing sectors. And we are still, we may be in favor of, say, use of your own physical strength instead, physical power instead of energy of your personal energy. That is, a shoemaker can make the shoes, a carpenter can make the furniture. So there are SMEs can help. Then why I visited,
the SMIDA. So these studies, about 7 studies were done under my supervision by my undergraduate students. Look here, these are the undergraduate student studies. And how they have done, I think it's very difficult for even the higher degrees people to do like this. The only thing was, this is why you can say mania, पागलपन, जिसकी वजह से मैंने ये फील किया कि these are the problems. The first thing was कि हमने thermoelectric power from the cooled कबाड़, उसके ऊपर काम किया, 10 पेपर IEEE ने छापे हैं इस पे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात थी कि आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिलेट करें, बिकॉज नो वेस्ट इज नाउ वेस्ट, एवरी वेस्ट इज नाउ ए रिसोर्स, इवन नेचर इज वाइजर देन अस, जो कि अपनी हर चीज को रिसाइकल करती है, राइट। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये स्मॉल एंड मीडियम ऐसे उन्होंने कहा जी मुझे पता चला कि नेग्लेक्टेड है, एक तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये हाल है कि खुद चलने से रह गया हर तरफ जो है वो बाहर की फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बजाय इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई है। हमारे 52 बिलियन है अगर तो इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट 25 बिलियन। तो कैसे हम ये सारा इतना बड़ा गैप जो है वो कैसे मेकअप कर सकते हैं? द ओनली थिंग इज रिवर्ट टू आवर ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स, सॉर्ट आउट द मिसिंग लिंक। हमने कहाँ मिस किया है? गांधी was wise enough to say that I want to see Charkha, the spinner's wheel, on the map of India. ठीक है, तो सिंबल है कि अपनी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज को आप छोड़े नहीं, और आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं तो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करें। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। उसमें आपको देखना है कि व्हाट कंडीशन है, प्रॉपर चॉइसेस करने, द प्रॉपर टेक्नोलॉजिस्ट होने की वजह से आई ऑलवेज solution in two solutions, major solutions are the proper technology and the sustainable development. Sustainable development, the wise use of your resources, which are they are, and every resource, every waste is now a resource. Utilize them. Many diseases will be rather eliminated if you just burn the waste and make out of it the electrical power. Next, please. So there are different. I just want to give you some idea of the students, and I shall have a little say reading of the results only. Not these are the abstracts which are given on these slides. And here it is. Say this is the small and medium agriculture institutional development. It is the general institutional development. हमारे institutions कैसे develop हुए, उनमें SMIDA is an important council जो है वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज काउंसिल एसोसिएशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन बाहर से कुछ ऐसी भी सपोर्ट भी मिली है मिडिल ईस्ट से, जो कि काफ़ी जो है। तो इनमें जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये स्मॉल एंड मीडियम में बाद ऐसे सेक्टर्स आते हैं, अभी हम आएंगे एक आध सेक्टर पर जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं टुवर्ड्स आवर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सो institutional development of small, yogi next please, ये मैंने बात कर ली, इस पे next please, because time may not be much now. Say medium study of institutional development हो गई है। Next slide please. Yes, so this is the on the this is Nadia Rafiq was the girl, she worked with me. So this is about the apparel sector, जिसमें हम बात ये जो कपड़े का बने हुए कपड़े या दूसरे कपड़े जो है वो बाहर बेचते हैं, इसमें खासा हमारा पोटेंशियल है और उसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्होंने रिजल्ट इंक्रीज इन फॉरेन सेविंग्स एंड देन गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट प्लीज, द रिजल्ट्स वी वांट टू कम टू द रिजल्ट्स।
Yes, please. Next slide. That's okay. Then it is the apparel sector is going. Yes, the results show that increase in farm savings strengthens the currency. ठीक है? It creates a boom in the non-trade sectors versus an increase in world cotton or textile prices, which improves Pakistan terms of trade and generates a boom in these sectors in particular. An inflow of foreign saving depresses the traded sectors but stimulates investment and expanded non-traded goods production. So we have to safeguard. We manufacture more products under this apparel sector, export them, and people I have seen like it written made in Pakistan. And I've seen people in America saying that it is from Pakistan. It's very good stuff. So if you produce a good stuff, embroidered stuff, and many other things, so that will be source of earning. Right? Next, please. So there are certain suggestions. So can actually let me just speak about one or two things that how we conducted research. What was the research methodology in general? I'm not talking about we got here the girls and more boys. I talked about everything. How did they? So basically, what they did, two techniques were used. Data collection. कैसे डेटा कलेक्ट किया? डेटा कलेक्शन में एक क्वेश्चनर यानी टेक्निक है और दूसरा जो है वो इंटरव्यू टेक्निक है. तो मोस्टली मेरा अपना जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च प्रोजेक्ट था उसमें मैंने ज़्यादा इंटरव्यू टेक्निक के ऊपर ज़्यादा जो है डिपेंड किया था and produced an international book of that was published by Scottish Academic Press, and that is yet in the say Pakistan Institute of Development Economics में भी मौजूद है, तो रिप्रोड्यूस भी हुई है यहाँ के. तो उसमें ये था कि इंटरव्यू टेक्निक्स इज मोर रिलायबल, क्योंकि वहाँ ऑफिसर्स जो हैं जो कि कंसर्न होते हैं वो सबको बुला लेते हैं ऑन द स्पॉट, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. लेकिन क्वेश्चनर में आप डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्पॉन्सेज लेंगे तो उस सूरत में रिजल्ट ये होगा कि आपका यानी कोई चाहेगा देना को नहीं चाहेगा तो ऐसे लोग फॉर्म फिलअप करके तो वो हो जाएगा. तो इस तरह से तो यानी इस तरह से किया और फिर बच्चों ने उसको डेटा लाए, डेटा ला के प्रोसेस किया, एक्सेल में डाला, उसका एनालिसिस किया कंप्यूटर पे और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं और इसमें इवन उन्होंने डिमांड की फोरकास्टिंग भी की, प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग भी की है. तो उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं. हमें सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर को जिनको यानी SMEs को पैटर्नाइज सही तरीके से करना है. मेरे पास सारे थीसिस पड़े हैं, मैं उनके ऊपर पेपर बना के भेज नहीं सका कहीं के, क्योंकि जिसको भेजते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है कोई भी. तो यहाँ हमारे यहाँ वैल्यूएशन इम्पैक्ट फैक्टर पे होती है, तो ये तो स्टैंडर्ड का जनरल ही नहीं है. लेकिन हमें रैशनल डिसीजन जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए है वो लाजमी बात है कि वो इसको पैटर्नाइज करें, सही तरीके से आगे करें. यस, तो नेक्स्ट प्लीज. दिस इज यस डेटा प्राप्त करने के बाद then study of growth and development of gems and jewelry sector. That's also a very good sector. Lot of export potential is there. The next, but only two I shall take because there are many which will be direct solutions which we can see. Yes, next please. Yes, furniture industry. So the boys in LSE, Khan Barkat is his name. He worked with me, and the inquiry led to the conclusion that furniture industry is progressing well, and it's even exporting annually around $12 million. Pakistan exports to the other countries. तो उसमें जो दूसरे कंट्रीज हैं, USA है, कनाडा है, जापान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, जर्मनी है, स्पेन है, इन सब को इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो जाती हैं. तो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. तो 12,000 ऑफर करके आप लोगों को लाइनों में लगाएं, उससे बेहतर ये है कि उससे इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हुआ ना पैसा, ऐसे यूनिट्स लगाने वहाँ, create SMEs in different places and put these people on work.
एक तो बैगरी ने का सबक जो दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है हमें. We have to create opportunities for them to get themselves engaged. So this is an important furniture industry which is a good offer after post corona जो कि शैटर हुई है. इस तरह से आप कर सकते हैं. Next please. पर एक दो स्लाइड्स रह गई हैं. Your patience is appreciated. So this is footwear. But footwear I used to see, and there are furniture also and many other things. You know, the जो गांव में पुराने ज़माने में मेरी पैदाइश जो है वो प्री पार्टीशन 1939 की है. तो मैंने लोगों को काम करते देखा. बड़ी सिंपल सी एग्रीकल्चर वर्क करती थी. हम उसको सेब कहा करते थे. तो लोग जो है वो काम करते थे उनका अपना जिम्मेदारों का और अपने जो लोअर क्लास थी. मैंने हर घर में एक भैंस जरूर देखी है. बच्चों को दूध भी मिलता था, बच्चों को लस्सी भी मिलती थी. तो काटेज इंडस्ट्री छोटा सा सेटअप था. ये कम्यार है, ये जो है लोहार है, ये जो है वो जो है तरखान है. सारे जो है वो अपनी छोटी सी एक यानी घर में वो अपना इस तरह से करके जूते बनाकर और ये कम्यार जो है वो बर्तन बनाकर वो लोग बड़ा अच्छा गुजारा करते थे. और जब वो कटाई का मौसम आता था तो गंदम जो है वो काट लेते थे. उससे मिल जाता था. वो सिट्टे नीचे जो होते हैं औरतें पीछे पीछे सिट्टे कलेक्ट कर लिया करती थी. उससे साल के दाने निकल आते थे. तो मकसद ये है कि अच्छे जूते बन सकते हैं जिनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है. तो लोगों को इस तरह हमें बाकायदा एक प्लानिंग होनी चाहिए. इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन है इन द नेक्स्ट स्लाइड जो कि नेक्स्ट प्लीज. तो अगर ये आपको सर्कुलेट हो तो उस रूप में आप ये मेरा ख्याल टाइम इज योर टाइम सम टाइम मोर और नॉट. हेलो, मेरे पास कितना टाइम रह गया? सर आप 10 मिनट्स में इसको कंक्लूड कर दे, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर सेशन. Yes, so I am going to conclude. These are the recommendations. You can read them. कि किस तरह से सर्वे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. मेरा जनरल जो है वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये कॉटेज टाइप इंडस्ट्रीज जो है इनकी पैटर्नाइजेशन जरूरी है. प्रॉब्लम ये है कि मैंने देखा जब मैंने अपना किया था कारूगरी बोर्ड बॉक्स किया था मशीनरी पे रेलवे रोड पे. एक भाई मीडिया साहब बिनियामीन साहब है बैठे हुए अच्छे किस्म के औजार बना रहे थे. मिडिल ईस्ट को तो ये काटने वाली जो होती हैं सीजर्स और वो यानी पेपर बनाने के लिए वो या गिलोटीन्स पता नहीं क्या कुछ बनाते थे. दरम्यान में एक होता था बंदा जो कि मिडिल मैन होता है. वो उनसे खरीदता था सस्ते दामों और डरते रहते थे भी हमें आगे टैक्स वाले में पकड़ ले. वो बिनियामीन साहब मैं जब उठने लगा तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए. कहते जी वेखना जी भाजी मरवा रहा देना. तो बात यह है कि इनको एक सिस्टम के तहत लाने की जरूरत है. राइट. तो उस सिस्टम के तहत लाकर इनकी पैटर्नाइजेशन सही की जाए. बराबरी टेक्नोलॉजी वालों ने एक सिलसिला शुरू किया था लेकिन दैट फेल बिकॉज उसमें हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे. हम उसमें उधर आना नहीं चाहते. And I am for it. If we have to even revert to the state of nature, we must do it. Otherwise, the things are going to deteriorate. Next, please. आखिरी स्लाइड जो है वो बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री के ऊपर. सो ये लेदर सेक्टर है. So many students of mine have done work on this leather sector. These are just one. This is about SMEs. They have even designed new plants जिसमें कि बहुत सारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बच भी सकता है. तो इसमें अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री जो है लेदर इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट 7% जो है उसका जो है वो यानी वो सेव जो है वो यानी एक्सचेंज के कंट्रीब्यूटर है. और ये क्या वजह है? ये गुड लक है. एडवांस कंट्रीज में इसको नापसंद किया जाता है. टेंडली किस वजह से? पोल्यूशन क्रिएट करती है. और पोल्यूशन थी. इसका प्लांट भी है, वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगा. उसके बड़े फायदे हैं. वो 400 एकड़ जमीन के ऊपर पानी खड़ा रहता था. ये मेरी खुद एवेल्यूएशन मैंने उसकी की है. बहुत ज़्यादा बेनिफिट टू कास्ट रेशियो निकाला है. एक अच्छा प्लांट है जो कि लगा हुआ है लेकिन उनकी लोकल पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है.
इस वक्त ये यहाँ तक GM भी कॉरिडोर। तो इस तरह से ये हमारी जो प्रॉब्लम है, बीमारियाँ, आपस में रगड़ा झगड़ा और एक दूसरे टांग खींचना, अब ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये नहीं, बहुत सारे मुल्कों में एडवांस कंट्रीज में ये प्रैक्टिस नहीं चल रही, वो टैनिंग करते ही नहीं है लेदर की। तो टैनरीज जो है वो, अगर एक सबसे बड़ा क्लस्टर हमारा कसूर में है, फिर सियालकोट में है, फिर कराची में कुरंगी में है, तो ये मुल्तान में है, तो ये क्लस्टर जो है इनको एनरिच किया जाए और उनको बाकायदा वहाँ बाकायदा जो पानी होता है इकट्ठा करके उसको भी प्रोसेस कर दिया जाए, तो इट विल बी अ। तो नेक्स्ट आई थिंक लास्ट आई थिंक थैंक यू लास्ट इज नया यस ये दिस द सेम थिंग लेवल सेक्टर, उसके लिए सजेशंस हैं। नेक्स्ट, so you have to hit at the root where I'm going to conclude. This is the root. You have to hit it and you have to sacrifice at the top if you want to put this country out of these troubles, out of these hard waters, and it will stabilize your economy. Thank you very much. Any questions from any side? Thank you very much, Dr. Mohammad Rafiq. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि कोविड किस तरह से इकॉनमी है और किस तरह से रिवाइव कर सकती है। वेल, ऑडियंस की तरफ से हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। मैं आपसे वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी। और कितने ऑडियंस हैं टोटल? जी, ऑडियंस कितने हैं टोटल? 85 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है और अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन का जो है वो फॉर्मली ठीक है, पूछें, क्वेश्चन पूछें, आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू एक्सप्लेन कि व्हिच मेजर्स कैन मेक आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल? इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो पेमेंट का इम्बैलेंस हो गया है वो किस तरह से स्टेबल हो सकता है? अब टाइम देखिए, बात सुने, ये क्वेश्चन जो है जो करते हैं ना लोग, ये वही मैक्रो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे यहाँ जब तक माइक्रो लेवल पे हम नहीं उतरते उस वक्त तक बहुत सारी, मेरे नज़दीक एक ही बात है, वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज करें और वाइजली इंक्रीज करें। चीज़ें बना के रखते ना जाएं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, और डॉलर जो है वो वैसे आप बनाकर इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। ना ये हाल है कि बजट आता है ना कि जी इससे इस सूबे का काट के उसको दे दें, उस सूबे का काट के उसको दे दें, तो इट विल नॉट बी ए सोल्यूशन। Solution is make this country production oriented and try to protect your home, right? जी सर, थैंक यू सर। जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट वैल्यू एट द मोमेंट एंड हाउ कैन वी रिवाइव आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन विल बी कंट्रोल्ड? हमारा करंट डेफिसिट कितना है, क्या वैल्यू है करंटली, क्या फेस हो रहा है? ये समझ नहीं आया, मैं क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़िएगा। ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा अकाउंट डेफिसिट हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19, वो आपके हिसाब से कितना है और वो कैसे रिवाइव हो सकता है? नहीं समझ आई अभी बात कीजिए। सर, बेसिकली अकाउंट डेफिसिट यानी कि हमारे जो, वही सेम बात है कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा सफर हुई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अदर बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है पेंडेमिक का, और काफी जो है वो इश्यूज हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिकॉज अभी तो हमें नजर नहीं आता कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा या ये रिवाइव हो जाएगा, तो आपके हिसाब से इस टाइम पे किस तरह से कोप अप किया जा सकता है इस सिचुएशन से? बात ये है कि मैंने एक बात कही आपसे, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कोरोना वायरस के बाद क्या होगा, ये रीमॉडलिंग है ओवरऑल। उसके लिए मैंने सजेशन दी थी, वो वार्निंग भी दी है उसमें, उस पेपर में 2008 के पेपर में, कि अगर यही डगर रही आप लोगों की तो देखे इकोनॉमी फर्दर डिटेरियोरेट होगी, और वो अभी तक वार्निंग जो है उसके मुताबिक डिटेरियोरेट दिन ब दिन आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। जी हाँ, उसके बाद एक ही बात है, तो ग्रुप क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हों, साइंटिस्ट भी हों, इंजीनियर भी हों, और इक्वल लेवल पे हों। और ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मतलब ये कि मैं एक यानी DMG का बंदा ऊपर आके बैठ गया है और वो कहे कि मेरी स्पीड कायम रहे, थोड़ा रह गया जी,
हाँ, मेरी सुपीरियरिटी जो है वो कायम रहे, यही सारा सिलसिला नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। यानी आपको अपने होम की प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो क्रिएट करना चाहिए, और वो इस बात की इसका जायजा लें, तो उसके बाद करें, उसको प्रपोज करें कि दीज आर द मेजर्स टू बी अंडरटेकन। तो तब ऑटोमेटिकली वो डॉलर भी जो है उसकी वैल्यू भी डी वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी चीजें भी सही आ जाएंगी, क्योंकि हमें अपने पहले स्ट्रांग करना है। तो दिस कैन बी अचीव विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये मैटर ऑफ एक आध दिन का नहीं है। मैं फारग हो रहा हूँ जी, तो वैसे मैं फारग हो रहा हूँ। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से व्हेन विल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटर्न टू द लेवल इट वाज बिफोर द पेंडेमिक? कितना टाइम लगेगा हमें इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, एंड व्हेन विल आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी रिवाइव्ड? आपके If पॉइंट the way it is being done, it will never be controlled. रिवर्शन नहीं हो सकेगी इस तरह से। ओके, मेरी एक बात कान खोल के सुननी, मैंने कहा है ये अनसर्टेनिटीज हैं, दिस इज द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। इवन द बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो कह रहे हैं कि वी आर पासिंग थ्रू द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो अनलेस एंड अनटिल। देखिए अभी तक ये तो फैसला हम कर नहीं पाए कि लॉकडाउन खत्म करके लोगों को काम पे लगाएं। अगर यही नहीं होगा तो कब तक होगा? इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो है वो जा नहीं रहे, कब तक होगा? तो दिस कांट बी सेड, anything can't be said about it unless and until there is an appropriate planning for that, and for that purpose you need a wisdom, you need knowledge, you need spirit, actually you need will. It is a political will and administrative will, both are important. अब लोगों को सोचना चाहिए कि अब मुल्क का पैसा जो है वो ले लेकर इकट्ठे करते जाएं, कल को ये मुल्क ही जा किसी वजह से पैरालाइज हो गया तो हमारा क्या बनेगा? उस पैसे का क्या बनेगा? उसके पैसे की वैल्यू क्या होगी? जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन आप क्या देखते हैं? Like, what would be future of education industry after COVID-19 और during COVID-19? जैसे कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू अडैप्ट टू दिस सिचुएशन। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा? देखिए बात सुने, उसमें ये है कि जो भी एजुकेशन आपने देनी है ना वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। ये थोड़ा है कि हर चीज बाहर से इम्पोर्ट कर लें हम। हमारी नीड्स जो है उसके मुताबिक नीड असेसमेंट होनी चाहिए, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। उसके मुताबिक हमें अपने हमारी नीड्स ये है कि हम बेसिकली हमारी इकॉनमी रेट हो रही है, बच्चों के सिलेबस भी ऐसे होने चाहिए कि वो खुद अपने आप को ऐसे एडजस्ट करें कि फ्यूचर में जाके वो गार्डियन बन सके। तो एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि टेक्निकल लोग प्रोड्यूस करें, और टेक्निकली इस तरह से प्रोड्यूस करें कि उनके पास इतनी स्किल्स हों कि कल को वो जाकर इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरी चीजों में कंट्रीब्यूट कर सके। जी, थैंक यू। दूसरा, डॉक्टर रफीक, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द मॉडल ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन? यानी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये पेंडेमिक खत्म नहीं होने वाला, ये रहेगा और हमें इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो आपके हिसाब से जो ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन का क्या मॉडल होना चाहिए टू कीप द इकोनॉमिक? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है जी। आप यानी अभी तक जिसका ये कोई यानी कोई टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सके, उसमें कंट्रोवर्सी है, कोई वैक्सीन नहीं हो सकी, तो ये लॉकडाउन नहीं चलना चाहिए। प्रिकॉशंस जो है वो होनी चाहिए, कवर नहीं। गवर्नमेंट को किसी को लाइक वेब से यानी भेड़ बकरियां समझ कर गवर्नमेंट उनको कहे कि पुलिस वाले पकड़ के लेकर जा रहे हैं यहाँ कर नहीं, उनको इंस्ट्रक्शन जरूर दें, उनको मेक देम कॉशियस, और उसके बाद इंस्पेक्ट भी करें, सोशल वर्क करें। व्हाई नॉट टू डू इट थ्रू सोशल वर्क? लोगों को ये क्रिएट करें, यानी ऐसी किस्म की पार्टियां जो कि उनके घरों में जाके चेक करें भी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं नहीं ले रहे। ये चीजें हैं चलेंगी। इस तरह से डंडे के जोर पे सबको जो है वो हाँकना कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ, तुम तो अंदर नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं। मेक देम कॉन्शियस। और ना ही ऐसी कोई बात अभी मेरा नहीं ख्याल कि ठीक, आप पहले ट्रायल तो करते उसका, देखते हैं कि अगर वाकई लोग बीमार हो रहे हैं। अब तो समझ नहीं आती कि जबरदस्ती अब नंबर बढ़ रहा है वैसे पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक
बट आई स्टिल डाउट कि वो तो 5,000 के करीब केसेस हैं। जो उधर तो अमेरिका में तो मिलियन और एक ग्राहक है, 2 मिलियन करीब उनकी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी यानी बेसिस लें, उसकी परसेंटेज लें, तो कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान का। तो अगर ये ऐसे हो गया है तो वैसे भी तो जा सकते हैं। अब एक बाबे जो है चले गए, कोई हार्ट अटैक से भी मर सकता है, बाद में ये जी कोरोना हो गया तो उसको वक्ती तौर पे जो है वो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है दीज आर टू बी सॉर्टेड आउट, तब जाके किसी तरफ जाके बात लगेगी, और इस लॉकडाउन को मजीद नहीं चलना चाहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन का क्या फ्यूचर देखते हैं? जैसे कि इनिशियली क्या होता था कि आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वार है वो स्टार्ट हुई थी, एंड उसके बाद कोविड आ गया। अब यूएसए क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी होम कंट्री में मैन्युफैक्चर करें इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग टू चाइना। तो आपको क्या नहीं, लगता है मेरा कि मतलब ये है कि सी ग्लोबलाइजेशन? शुरू में गलत हुआ है। जी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी इलाज से परहेज बेहतर है। अगर अप्रोप्रिएट प्लानिंग उस वक्त होती जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। जी सर ये मेरा है ना बात। जी और उसके बावजूद अब भी अभी तक सोच रहे हैं जी लॉकडाउन रखें या ना रखें, ओपन करें या ना करें। ये गलती है। हमारा उस किस्म का केस नहीं है। जी पाकिस्तान का केस वो नहीं है जो अमेरिका का है। जी उनका ज्यादा प्रॉब्लम है, वो कोल्ड क्लाइमेट थी उनकी, उसमें ज्यादा फ्लरिश किया। वैसे भी लोग सब्जेक्ट टू, वैसे भी नजला खांसी बुखार के बहुत सारे लोग जो हैं, किसी का जो ज्यादा केस बिगड़ गया तो ये कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, जबकि कोरोना के टेस्ट भी अभी तक सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुए। सिर्फ ये सिम्टम्स जो हैं वो तो आम बीमारी की हैं। जो आप कहते हैं खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, वो तो नजर जुकाम बुखार होगा, आपको खांसी भी हो जाती है, बुखार भी हो जाता एक्चुअली मुझे काफी हैंड्स रेज हो रहे हैं। काइंडली आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट में मुझे टेक्स्ट कर दें, चैट कर दें। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो देन आई विल टेक योर क्वेश्चन एज वेल। काइंडली आप मुझे जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स के अंदर लिख के सेंड कर दें। है। ऐसा करें कि बाद में मुझे क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज से आप क्वेश्चन दे लें, उसका जी मुझे क्वेश्चन भेज दें, मैं उसके रिटर्न जवाब दे दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है वो फिर हम ले लेंगे। क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर हैज बीन डिक्लाइनिंग एज यू सेड ओवर द इयर्स, सो उसके जी, क्या मेजर रीजंस है? टेक्सटाइल टेक्सटाइल का हमारी है वो पहले भी डिटोरिएट कर रही थी, वो पहले भी डिक्लाइन कर रही थी। तो आफ्टर कोविड-19 द सिचुएशन हैज बीन वर्सन्ड एज यू सेड, तो उसका क्या मैंने मतलब क्या? पर्टिकुलर तो प्रोजेक्ट कोई नहीं किया टेक्सटाइल के ऊपर। तो ये नहीं कह सकते हम, इस वाइज सेक्टर का किया था वो तो दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, ड्रेपरी वगैरह भी आ जाती है, वो जी बात ये नहीं। लेकिन टेक्सटाइल जो है वो हमारी बैकबोन है इस कंट्री की, यू कैन से इकोनॉमी, जो कि एक्सपोर्ट के नुकता नजर से। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो उसको स्ट्रांग करना है, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। बात सिर्फ ये है कि उनके प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट जो है सॉर्ट आउट करे, उनकी जो हेल्प की जा सकती करे। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी का इस वक्त ज्यादा है। आप उनको एनर्जी जब तक सप्लाई नहीं करेंगे, चीपर रेट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तो सारी इंडस्ट्री पैरालाइज हो जाएगी। केला इसका तो है ही नहीं। अब यह है कि हमने तो उसमें जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जो वेस्ट है उसके ऊपर लेस देन 1 रुपी पर यूनिट का यानी एस्टिमेट दे दिया, लेकिन उसको कोई अडॉप्ट करने के मूड में नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो ये हैं चीजें जिनकी तरफ हमें लौटना है। ठीक है सर। सर आप मुझे ये काइंडली आप बताएंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इस सिचुएशन के अंदर? Like how Pakistan should divert its resources to technological advancement in order to cope up with this pandemic. टेक्नोलॉजी का क्या रोल समझते हैं आप इस सिचुएशन में, और हमें क्या टेक्नोलॉजी का रोल नहीं ना कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपने पहले देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, कौन सी नहीं करती। हमारे यहाँ देखें, मैंने जो मेरी एक्सरसाइज थी ना पोस्ट डॉक्टर रिसर्च की, वो उसमें कोई सिंसियरिटी वेस्ट की तरफ से नहीं थी, लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज किया है। तो बात ये थी कि वो एक इंडस्ट्री के ऊपर एक इकोनॉमिस्ट एक टेक्नोलॉजिस्ट लगाते थे, मैं टेक्नोलॉजिस्ट था, दूसरा इकोनॉमिस्ट था, जी उसको थारोली करते थे, फिर उसके सब प्रोसेस में उसको ब्रेकअप करते थे। और हम ये देखते थे कि बहुत से ऐसे सब प्रोसेस लेवल पे, यानी अगर एक लाइन है उसका प्रोसेस ओवर आप पेपर मेकिंग कर रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं या मेकिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं।
बस स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें चीपेस्ट लोकल मशीनरी लग सकती है, आप बाहर से क्यों इम्पोर्ट करें। तो इस तरह से आप उसको एक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी ट्राई करें जिसमें कुछ कंपोनेंट्स आप लोकल बना लें, फिर हर एक चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। आपको पता है कि जापान जो है उसने सबसे ज्यादा बात ही कि आके फैक्ट्री को जापानीज देखा है, आगे आगे उसी किस्म की चीज प्रोड्यूस कर लेता है। इंडियंस ने ऐसे किया है, यानी वो चीज जो कि मिलियंस के हिसाब से जा रही है लाखों में, के बाद ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंडिया ने तैयार कर ली। तो ये हमें इस किस्म की चीजों को रेप्लिकेट करने को, अपनी चीजें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है और इसको मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो है वो हल नहीं कर सकता। उनको मैक्रो इकोनॉमिस्ट तो एक काम करेगा, ठीक है जी कि जाके आप जाके पैसा कम हो गया किसी से कर्जा ले आए, जाना दे। हाँ जी सर, बस अब मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी। इसके बाद अगर किसी और के क्वेश्चंस हैं आपके, आप हमें उस क्वेश्चंस को टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्यूअर्स की ऑफिशियल पेज पे उन क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके क्वेश्चंस को लेटर और आंसर कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें फिर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन in order to control this situation? Either we should be sitting at home to stay protected, or we should go out and start our daily activities. क्योंकि आपको पता है पंजाब में more than 50%। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मेरे पास यही है कि लॉकडाउन को खत्म करके उसके लिए उसका अल्टरनेटिव कोई निकालें, वरना इकोनॉमी मजीद डिटेरियोरेट होती जाएगी। ये जो है ना इस तरह से लॉकडाउन करना अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्कों की, रखना इसको, ये और कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप प्लान करें कि अगर ये नहीं तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। यस प्लीज। ओके, थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें कोविड-19 जो कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, उसके ऊपर हमें हाईलाइट किया कि किस तरह से हम इसके साथ लड़ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपने बताया कि लॉकडाउन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है, हमें घर पे नहीं बैठना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और हर किसी को ये चीज इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज को हॉल्ट नहीं कर सकते फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कोविड-19 इज देयर एंड इट विल रिमेन देयर, आई डोंट नो, मे बी फॉर लाइक मेनी इयर्स। तो इस चीज को हमें अब अडाप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे, वर्क फ्रॉम होम पे, हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को एडवांस करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीजें जो है इसको हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। है ही ना, अब अल्टरनेटिव जो है वो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपको करना पड़ेगा आपको। Okay, thank you very much, everybody. I'm going to end the session. Thank you, Dr. Mohammad Rafiq, for being here with us and sharing his point of view. And thank you, everybody, for being a part of this session. Thank you. And have a good day. Allah Hafiz.